देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लाप्लास इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। जरा क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट विद इंसुलेटेड सरफेस इज 8 सेंटीमीटर वाइड। कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है विद इंसुलेटेड सरफेस इज 8 सेंटीमीटर, जो उसकी इंसुलेटेड सरफेस है वो कितनी बड़ी है, 8 सेंटीमीटर वाइड, एंड सो लॉन्ग कंपेयर्ड टू इट्स विड्थ दैट इट मे बी कंसिडर इनफाइनाइट इन लेंथ विदाउट। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो विड्थ है वो तो 8 सेंटीमीटर वाइड है, बट जो उसकी लेंथ है, जो उसकी लंबाई है, सो लॉन्ग कंपेयर्ड इट्स विड्थ, उसकी चौड़ाई के मुकाबले बहुत ही बड़ी है, दैट इट मे बी कंसिडर इनफाइनाइट, यानी कि उस लेंथ को आप इनफाइनाइट मान सकते हैं, इज लेंथ विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एप्रिसिएबल एरर। ठीक है, इफ द टेम्परेचर अलोंग द शॉर्टेज इज y is equal to 0 is given by ux0 100 sin pi x by 8 x between 0 to 8, while the two long edges x is equal to 0 and x is equal to 8 as well as the other short edges are kept 0। टोटल आप ध्यान दीजिए कि किसी रेक्टेंगुलर प्लेट में 4 एजेस हो सकते हैं, 4 एज हो सकती हैं। एक एज जो शॉर्ट वाली एज है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 किस पर होता है, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस वाली एज पर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ux0 इज इक्वल टू 100 साइन पाई x बाई 8। ठीक है, और बाकी जो दो लॉन्ग एजेस हैं, जो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8 वाली जो लॉन्ग एजेस हैं, तो मान लीजिए रेक्टेंगल प्लेट आप बनाएंगे, तो रेक्टेंगल प्लेट आप कैसे बनाएंगे, 2 लॉन्ग एजेस होंगी और 2 शॉर्ट एजेस होंगी। तो जो 2 शॉर्ट एजेस हैं और 2 लॉन्ग एजेस हैं, उसमें जो शॉर्ट वाली y इज इक्वल टू 0 वाली है, शॉर्ट एज y इज इक्वल टू 0, उसका टेम्परेचर दिया है, और बाकी जो दोनों लॉन्ग एजेस हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8 एज वेल एज द अदर शॉर्ट एज, जो तीसरी शॉर्ट एज है उसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 0। अब दोबारा से समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल प्लेट है, जैसे यही एक रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पर, तो ये 2 लॉन्ग एजेस हैं और ये 2 शॉर्ट एजेस हैं। एक शॉर्ट एजेस का टेम्परेचर ये दिया हुआ है 100 साइन पाई एक्स बाई एल, दूसरी 2 लॉन्ग एज और एक तीसरी शॉर्ट एज का टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 0। पॉइंट्स ऑफ द प्लेट इज गिवन बाई, और हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट द स्टडी स्टेट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इज गिवन बाई दिस, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 2 डायमेंशन हीट फ्लो या हीट इक्वेशन इन स्टडी स्टेट कंडीशन में 2 डायमेंशन हीट फ्लो की इक्वेशन क्या होती है, इज गिवन बाय, किससे दी जाती है, लाप्लास इक्वेशन से। लाप्लास इक्वेशन वो मान लेते हैं del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, एक हमें 8 सेंटीमीटर वाइड एक रेक्टेंगल प्लेट दी हुई है। मान लीजिए ये जो लेंथ है वो है सपोज आपका, इसको मान लेते हैं हम x एक्सिस, ये जो लेंथ है ना ये मान लेते हैं सपोज ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसकी 2 लॉन्ग एजेस होंगी इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं वो y एक्सिस, ये 2 लॉन्ग एजेस है, तो ये जो एक तो ये शॉर्ट वाली एज है, इसके सामने भी एक शॉर्ट वाली एज होगी इस तरीके से, बट ये जो 2 लॉन्ग एजेस है उसको क्या बोला गया है, ध्यान से सोचिए कि वाइड एंड सो लॉन्ग कंपेयर्ड टू इट्स विड्थ दैट इट मे बी कंसिडर इनफाइनाइट। मान लीजिए ये दोनों जो लॉन्ग एजेस हैं ये लगभग इनफाइनाइट लंबाई की हैं, तो आप सोचिए कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट होगा और ये x इज इक्वल टू 8 वाला पॉइंट होगा। तो ये लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू 8 वाली लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन होगी, और ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाली लाइन होगी। मान लीजिए ये कहीं इनफाइनाइट पर जाकर आपको मिलती है, तो ये एक रेक्टेंगल प्लेट है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब समझते हैं कि जो उसकी लंबाई है वो इनफाइनाइट तक है। तो मान लीजिए वो चौथी वाली जो एज होगी ना वो कहीं इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगी। बहुत ही क्लियरली आप समझिए, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल प्लेट है, तो इसकी एक ये शॉर्ट एज है और ये एक शॉर्ट एज है, ये एक लॉन्ग और ये एक लॉन्ग एज है। तो वो क्या कह रहा है कि एक शॉर्ट एज 8 सेंटीमीटर चौड़ी है, शॉर्ट वाली एज,
तो ऑब्वियसली ऊपर वाली एज भी 8 सेंटीमीटर होगी, पर वो क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी कि ये जो लंबी वाली जो एजेस हैं, ये लॉन्ग वाली जो एजेस हैं, ये कहीं इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो वो चौथे वाली एज कहीं इनफाइनाइट पर मिलेगी। एज्यूम करके देखिए आप, ये शॉर्ट एज है, इस पर 2 लॉन्ग एजेस आपने बना दी इस तरीके से, और इसकी चौथी एज कहीं इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगी, जैसा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक शॉर्ट एज है, ये 2 लॉन्ग एज है, और ये दोनों लॉन्ग एज इतनी लंबी हैं कि ये कहीं इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो ये यहाँ पर कहीं चौथे वाली जो एज है वो इनफाइनाइट पर मिलती है। अब ध्यान से देखिए, ये y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, y एक्सिस पे x क्या होता है 0। यहाँ पर ये मान लेते हैं ये x इक्वल टू 8 है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी x इक्वल टू 8। ये y इक्वल टू 0 है, तो चौथी एज कहाँ मिल रही है इनफाइनाइट पर, तो ये छोटे वाली एज कहाँ मिलेगी y इक्वल टू इनफाइनाइट पर। तो ध्यान दीजिए, अब क्या दिया हुआ है, जो शॉर्ट एज है y इक्वल टू 0 वाली, शॉर्ट एज y इक्वल टू 0 वाली, इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है ux0 इक्वल टू 100 sin पाई x बाई एल। तो इसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है ux0 इक्वल टू 100 sin पाई x बाई 8, ये दिया हुआ है 100 sin पाई x बाई 8। ये किस पर दिया है y इक्वल टू 0 पर, यानी इस वाले एज का टेम्परेचर क्या है ux0 100 sin पाई x बाई 8। और आगे क्या दिया हुआ है, वाइल द 2 लॉन्ग एजेस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 0 ये एज है और x इक्वल टू 8 ये एज है। इसका क्या है, एज वेल द अदर शॉर्ट एज, अदर वाली शॉर्ट एज क्या है y इक्वल टू इनफाइनाइट। दोबारा समझिए, एक लॉन्ग एज ये हो गई, एक लॉन्ग एज ये हो गई, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8, 2 लॉन्ग एजेस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8। एज वेल द अदर शॉर्ट एज, अदर वाली कौन सी होगी, इसका तो टेम्परेचर दिया है, तो अदर वाली यही बची, तो y इनफाइनाइट आर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर भी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर भी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर भी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए इनफाइनाइट पर भी कहीं टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सो दैट द स्टडी स्टेट टेम्परेचर, स्टडी स्टेट में लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू 1 एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इज गिवन बाई। ये हमें प्रूफ करना है कि दिस इज द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इज गिवन बाई दिस। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है ux y इक्वल टू दिस। तो अब इसका जरा बाउंड्री कंडीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 0 पर u क्या है 0, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी u0 y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है u0 है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 8 पर u क्या है 0। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी u8 y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या समझेंगे u0 है x इक्वल टू 8 पर। तीसरी कंडीशन यहां से लिखते हैं ऊपर से, u0 है y इक्वल टू इनफाइनाइट पर, तो ऐसे लिख सकते हैं आप ux इंफिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, ux इंफिनिटी इक्वल टू 0। तीसरा चौथा क्या है, y इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर क्या दिया हुआ है ux0, ये y इक्वल टू 0 वाला ही तो हुआ। u किस, यहां पर u देखिए, u किसका फंक्शन है x और y का। तो देखिए पहले 0 और 8, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8 पर दोनों पे टेम्परेचर 0 दिया हुआ है। y इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 0, तो y इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी टेम्परेचर 0 हो गया। और y इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर दिया हुआ है 100 साइन पाई x बाई 8, तो यहां पर क्या हो गया y इक्वल टू 0 पर 100 साइन पाई x बाई 8। इसको मान लेते हैं, यहां पर x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 to 8 तक, इसके बीच में ये टेम्परेचर है 100 साइन। तो जो इंसुलेटेड सरफेस की बात की हुई है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट विद इंसुलेटेड सरफेस इज 8 सेंटीमीटर वाइड। तो 8 सेंटीमीटर जो वाइड आपकी जो एज है वो क्या है इंसुलेटेड है, इसी पर टेम्परेचर दिया है। बाकी सब जगह टेम्परेचर क्या है, इस एज के अलोंग भी, इस एज के अलोंग भी, ध्यान से देखिए, ये वाली एज के अलोंग, ये वाली एज के अलोंग और ये वाली एज के अलोंग, तीनों एज के अलोंग क्या है टेम्परेचर 0। केवल इस लास्ट सबसे छोटे वाली जो एज है, लोअर वाली एज है, उसके लिए इंसुलेटेड सरफेस दिया हुआ है 100 साइन पाई x बाई 8, 0 to x to 8। अब देखिए इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या होता था, वैसे ही सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट या सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इज, हमें पता है uxy क्या होता है, c1 cos px c2 sin px, ठीक है, और c3 e to the power py
और C4 e⁻⁻py। ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सोल्व करने के लिए बताया था कि किस तरीके से सोल्व किया जाता है, वो मैंने सॉल्यूशन बना के भी दिखाया था और एक दो क्वेश्चन भी डील किए थे। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बनती है। अब जरा इसमें कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली कंडीशन है u0y = 0, तो फर्स्ट कंडीशन लगाइए, अप्लाई u0y = 0 किसमें, इन फर्स्ट या इन टू, इक्वेशन 2 में। तो u0y क्या बनेगा, u0y = C1 C3 e⁻py C4 e⁻⁻py। जरा ध्यान से देखिए कैसे लिखा है। C1 cos 0 क्या होता है 1, sin 0 क्या होता है 0, तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल C1 cos 0 की वैल्यू 1, तो C1 C3 C4 एज इट इज। क्योंकि ये y के फंक्शन है, हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं, x पर, क्योंकि x को 0 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर है 0, C1 C3 e⁻py प्लस C4 e⁻⁻py। इस तरीके से आप लिखेंगे। इसको आप 0 कर नहीं पाते हैं तो किसको 0 कर लेते हैं, C1 को 0 कर लेते हैं। C1 की 0 इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, C1 = 0। तो uxy जो नया सॉल्यूशन बनता है, हर बार सेम ही कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है। तो C2 sin px C3 e⁻py प्लस C4 e⁻⁻py। इस तरीके से वैल्यू बन के आती है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, अप्लाई u8y = 0। दूसरे वाली कंडीशन देखिए, u8y = 0, तो u8y = 0 लगाते हैं इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये क्या बनेगा, u8y यानी x को क्या रख रहे हैं, 8 रख रहे हैं, तो C2 sin 8p इस तरीके से बनेगा, और C3 e⁻py प्लस C4 e⁻⁻py। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, C2 sin 8p C3 e⁻py प्लस C4 e⁻⁻py। अब ध्यान दीजिए, ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 करेंगे, sin 8p को। तो sin 8p को 0 कर लेते हैं, 8p = 0, तो इसका मतलब क्या बनेगा, sin nπ। 0 किस पर होता है, sin nπ पर, तो 8p = nπ लिखेंगे। तो p की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, nπ/8। ये nπ/8 वाली वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो ध्यान से आगे देखिए, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर है। जैसे आप देख रहे हैं, uxy C2 sin p की वैल्यू क्या है, nπ/8 x, C3 e⁻p की वैल्यू क्या है, nπ/8। सिमिलरली C4 p की वैल्यू क्या है, nπ/8। ये कुछ वैल्यू बन के आती है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 के बाद इधर आ जाइए, थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड क्या है, ux ∞ = 0, ux ∞ = 0। थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड वाली कंडीशन जरा इस पर देखिए, थर्ड वाली कंडीशन क्या है, ux ∞ = 0। तो बेटा x इन्फिनिटी बनाने के लिए y को क्या पुट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। तो जरा पुट कीजिए, ux ∞ = C2 sin nπx/8। अब देखिए, C3 e⁻∞ बन जाएगा प्लस C4 e⁻∞ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि y को इन्फिनिटी रख रहे हैं हम, पुट y = इन्फिनिटी। तो y को इन्फिनिटी रखने का मतलब है, तो C2 सेम रहेगा, sin nπx/8 भी सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये x का फंक्शन है। हम किसको पुट कर रहे हैं, y को इन्फिनिटी। तो y को इन्फिनिटी रखेंगे तो e⁻∞ और e⁻∞। आपको पता होगा e⁻ जो -∞ होता है वो क्या होता है, 0। तो ये क्या बनेगा, ये वैल्यू क्या है, 0 दी हुई है, C2 sin nπx/8, और ये बनेगा C3 e⁻∞, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि e⁻∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो C4 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए, इसको 0 आप कर नहीं सकते क्योंकि C2 0 हो जाएगा, इसको भी 0 कर नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो किसको 0 करेंगे, इसको। तो C3 e⁻∞ = 0। और ये भी याद होगा कि e⁻∞ इन्फिनिटी होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं हो सकता। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता तो ऑप्शन क्या है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है, C3 is 0। C3 की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 4 में, इन 4 रख दीजिए। तो uxy क्या बनेगा बच्चे, uxy कुछ बनेगा
C3 को 0 कर लीजिए, तो C3 को 0 करेंगे इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन 4 को एक बार देखिए, इक्वेशन 4 में C3 0 हो गया तो ये टर्म्स हट जाएंगी, केवल क्या बनेगा C2 साइन एंड C4, C2 साइन n पाई x बाई 8 C4 e टू दी पावर n पाई y बाई 8, ये बनेगा। C3 0 हो गया तो C2 C3 मान लेते हैं, साइन n पाई x बाई 8 e टू दी पावर n पाई y बाई 8, ये वैल्यू बन गई। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम क्या मान लेते थे bn, तो इसको मान लेते हैं bn साइन n पाई x बाई 8 e टू दी पावर n पाई y बाई 8। मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखते थे, मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए आप लिखते थे uxy इज इक्वल टू, यहां पर हमने क्या लेट किया है C2 C3 इज इक्वल टू bn, ये भी मेंशन कर देते हैं। तो ये क्या लिखते थे, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए समेशन लगा देते थे bn साइन n पाई x बाई 8 e टू दी पावर n पाई y बाई 8, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। ठीक है, अब नया सॉल्यूशन 5 है, इस पर लास्ट वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है। लास्ट वाली कंडीशन देखिए जरा, लास्ट वाली कंडीशन क्या है, ux0 इज 100 साइन पाई x बाई 8, तो फोर्थ वाली कंडीशन लगा लीजिए। फोर्थ वाली कंडीशन अप्लाई, ux0 100 साइन पाई x बाई 8 किस पर, ऑन फिफ्थ इक्वेशन पर लगानी है। तो ux0 फ्रॉम फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 देखिए, uxy समेशन 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x बाई 8 e टू द पावर n पाई y बाई 8। तो अब आप सोचिए कि यहां पर इस तरीके की कंडीशन बनाने के लिए, ux0 बनाने के लिए x0 का मतलब कि y को क्या किया जा रहा है, x, 0, तो y वाला पहले 0 किया जा रहा है, या y वाला जो पॉइंट है उसको क्या कर दिया जा रहा है 0, तो ux0 कैसे बनेगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, तो सेम रहेगा, साइन n पाई x बाई 8 भी सेम रहेगा, और e टू दी पावर, यहां पर देखिए e टू दी पावर माइनस y को 0 करेंगे तो e टू दी पावर 0 बनेगा, और e टू दी पावर 0 क्या होता है, e टू दी पावर 0 बनेगा, e टू दी पावर 0 बनेगा, तो ये वैल्यू क्या है 100 साइन पाई x बाई 8, दोबारा से देख लीजिए ये वैल्यू किसके बराबर है, 100 साइन पाई x बाई 8 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई x बाई 8, और e टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। अब दोनों तरफ आप देख सकते हैं, तो क्या इसे हाफ रेंज बनाने की जरूरत है, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जब इधर साइन का फंक्शन होगा और इधर भी साइन का फंक्शन होगा तो दोनों तरफ डायरेक्टली कंपैरिजन हो सकता है। बट अगर यहां पर साइन का फंक्शन नहीं होता तो हम क्या करते, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बनाते और bn कैलकुलेट करते विद द इंटीग्रेशन फॉर्मूला। क्लियर है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब साइन और साइन के फंक्शन दोनों तरफ रहेंगे तो कंपैरिजन डायरेक्ट पॉसिबल है, बट अगर साइन का फंक्शन किसी अदर फंक्शन से कंपैरिजन किया जा रहा है तो उसका मतलब फिर हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, फिर हमें bn के लिए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और वो कब आता है, जब हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बनाते हैं। तो इस बार कंपैरिजन हो सकता है, कंपेयर ऑन बोथ साइड्स, तो देयरफॉर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, इसमें 100 वैल्यू बन जाएगी, और n पाई x है और ये पाई x है, तो इस, और ये 8 है और ये 8 है, तो यहाँ पाई x बाई 8 का कोफिशिएंट क्या है, n, इधर पाई x बाई 8 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो n इक्वल टू 1, bn 100 n इक्वल टू 1 किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर 5 में, पुट इन फिफ्थ वाली इक्वेशन यहाँ पर देख लीजिए, ये bn है, ये n पाई x बाई 8 है, और ये e टू द पावर माइनस n पाई y बाई 8 है, इसमें पुट करते हैं, तो देखिए uxy bn 100 हो गया है, साइन n पाई x, n कितना हो गया 1, तो पाई x बाई 8 हो गया है, e टू द पावर n पाई y, n की वैल्यू 1 हो गई, पाई y बाई 8, इस तरीके से आप लिख पाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है, uxy इज 100 e टू द पावर पाई y बाई 8 इंटू साइन n पाई x बाई, सॉरी साइन पाई x बाई 8, n की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये वैल्यू बनती है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो प्रूफ क्या करना था, देखिए एक बार, uxy 100 e टू द पावर पाई y बाई 8
साइन पाई एक्स बाई 8, साइन पाई एक्स बाई 8, यही प्रूफ करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मैं लाप्लास इक्वेशन का आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें यू ए वाई इज इक्वल टू वाई, यानी फंक्शन ऑफ वाई दिया हुआ है। हर बार हमें फंक्शन ऑफ एक्स दिया होता था, इस बार क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ वाई। और फंक्शन ऑफ वाई दिया होगा तो वहां पर पैरेलल टू वाई एक्सिस भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो सॉल्यूशन था उसको थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो x के लिए लिख रहे थे वो y के लिए लिखना पड़ेगा, और जो y के लिए लिख रहे थे वो x के लिए लिखना पड़ेगा। बहुत ही क्लियरली मेरी बात को समझिए। कहने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ टाइम मिस्टेक करते हैं। उसका रीज़न यही है कि उसका मिस्टेक होने का मेन कारण यही होता है कि क्या होता है कि हम ये चीज़ नहीं पहचान पाते कि इस बार फंक्शन ऑफ एक्स ना देके फंक्शन ऑफ वाई दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ वाई यहीं पर ये एक मेन इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको नोट करना होता है कि जब आपको फंक्शन ऑफ वाई देगा तो इसका मतलब क्या है कि इस बार फंक्शन ऑफ एक्स नहीं दिया, यानी हाफ रेंज साइन सीरीज जो आप एक्स की टर्म्स में बनाते थे अब एक्स में नहीं बनानी है, अब क्या एक्स में बनानी है, वाई में। और वाई में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो काम एक्स कर रहा था उसे वाई पे डालना पड़ेगा, और जो काम वाई कर रहा था उसको किस पे डालना पड़ेगा, एक्स पे। तो एक नोट देख लेते हैं, नोट के थ्रू हम इसको डील करना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नोट मैं पहले बता रहा हूं, जैसे नोट इफ यू एक्स 0 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन। उस केस में हम क्या करते थे, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को जब सॉल्यूशन करते थे, डेल टू यू प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरीके का नोट है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बेटा, ध्यान से रखिए, सुनिए। जब एफ एक्स फंक्शन दिया होता था, गिवन होता था, एफ एक्स फंक्शन गिवन होता था, तो इस केस में हम सॉल्यूशन क्या करते थे, इस तरीके से बनाते थे, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करते थे एक्स के लिए तो एक्स वाली वैल्यू बनती थी c1 cos पी एक्स प्लस c2 sin पी एक्स। सिमिलरली जब इसको सोल्व करते थे तो y की वैल्यू बनती थी c3 e टू द पावर पी वाई प्लस c4 e टू द पावर माइनस पी वाई। इस तरीके से अब आप सोचिए कि जब x और y इस तरीके से बनते थे तो हम सॉल्यूशन क्या लिखते थे, u एक्स वाई इज इक्वल टू c1 cos पी एक्स c2 sin पी एक्स c3 e टू द पावर पी वाई प्लस c4 e टू द पावर माइनस पी वाई। ये हम लिखते थे, इक्वेशन नंबर 2 इसे मानते थे, 1 इसे मानते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि ये वाला सॉल्यूशन अभी तक आपने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, सब में यही सॉल्यूशन यूज किया है, क्योंकि हर बार फंक्शन ऑफ एक्स दिया होता था, हर बार क्या दिया होता था, फंक्शन ऑफ एक्स। बट मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में है, ये नोट नंबर 1 है, इसको नोट नंबर 2 को देखिए, इफ u0y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इज गिवन, यानी फंक्शन ऑफ y दे दिया जाए, तो फंक्शन ऑफ y दे दिया जाएगा तो इसका सॉल्यूशन लाप्लास इक्वेशन तो यही रहेगी। देन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, देन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, y डबल डैश अपॉन वाई माइनस एक्स डबल डैश अपॉन एक्स माइनस पी स्क्वायर। ध्यान से समझिए ये मैंने क्या किया है, इस बार x प्लस था, y माइनस था, माइनस पी स्क्वायर था। ये कब था, जब एफ एक्स गिवन था। एफ वाई गिवन है तो y प्लस रहेगा, x माइनस रहेगा और माइनस पी स्क्वायर के बराबर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको अगर आप देखें तो इस बार y को सोल्व करेंगे तो y का सॉल्यूशन क्या बनेगा, c1 cos पी वाई c2 sin पी वाई, और x को सोल्व करेंगे तो x का सॉल्यूशन बनेगा c3 e टू द पावर पी एक्स c4 e टू द पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, तो u एक्स वाई का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, c1 cos पी वाई c2 sin पी वाई इंटू c3 e टू द पावर पी एक्स प्लस c4 e टू द पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये बनता है और एक सॉल्यूशन ये बनता है। अब कब कौन सा लगाना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ये कब लगेगा, जब एफ एक्स गिवन हो। ये कब लगेगा, जब एफ वाई गिवन हो। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, यहां पर देखिए पी एक्स, यहां पर क्या है पी वाई, इधर क्या है ई टू द पावर पी वाई, इधर क्या है ई टू द पावर पी एक्स, ई टू द पावर माइनस पी एक्स। तो कहने का मतलब यह है जब फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होगा तो जो काम एक्स कर रहा होगा
जब फंक्शन ऑफ y गिवन होगा तो जो काम x कर रहा था वो क्या करेगा, y करेगा। दोनों में डिफरेंस देखिए, x रिप्लेस हो गया y से और y रिप्लेस हो गया x से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ये सॉल्यूशन वो लर्न कर लेते हैं, और लर्न कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, चाहे फंक्शन ऑफ y गिवन हो चाहे फंक्शन ऑफ x गिवन हो, हर बार वो सॉल्यूशन नंबर 2 ही लिखते हैं। बट वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बाकी सब कुछ सेम रखेगा, केवल क्या कर देगा, फंक्शन ऑफ y कर देगा, और एक यहाँ पर वर्ड बोल देगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस करते ही जैसे ही फंक्शन ऑफ y बनेगा ना, तो वहां पर वो सॉल्यूशन चेंज करना होता है, और हम चेंज करते नहीं है, हम क्या करते हैं, हम उसी को लिखते हैं और सोल्व करते हैं, वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आपको ये माइंड में सेट करना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ x गिवन है या फंक्शन ऑफ y। तो लाप्लास इक्वेशन में दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, फंक्शन ऑफ x वाला और फंक्शन ऑफ y वाला। जब फंक्शन ऑफ x हो तो सॉल्यूशन px e⁻py में लिखा जाएगा, और जब फंक्शन ऑफ y गिवन हो तो cos py sin py और e⁻px और e⁻−px में लिखा जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 2 और सॉल्यूशन नंबर 3 को आप देख लीजिए। सॉल्यूशन एक ही इक्वेशन के हैं, पर डिफरेंस क्या लाना होगा, यहाँ पर x प्लस था y माइनस था, यहाँ पर y प्लस है और x माइनस है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन में लाना पड़ेगा डिफरेंस आपको। देखिए, तो अब इसके बाद हम फिर से वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नोट मैंने बता दिया है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे, सिंस फंक्शन ऑफ y इज गिवन, सो सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय, किस तरीके से गिवन किया जाएगा, u(x,y) इज इक्वल टू, इस बार फंक्शन ऑफ y गिवन है तो c1 cos py, x को y से रिप्लेस कर दिया, c2 sin py, c3 e⁻px प्लस c4 e⁻−px, इसको मान लेंगे 2। अब जैसे फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन देखिए, फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन क्या है, ux0 इज 0, पहले वाली कंडीशन है अप्लाई ux0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो ux0 इज 0, तो इसका मतलब y को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तो ux0 इज इक्वल टू c1। इस बार y का फंक्शन क्या है, cos py और sin py। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। c3 e⁻px प्लस c4 e⁻−px। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 है, c1 c3 e⁻px प्लस c4 e⁻−px, ये 0 कर नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, c1 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वैसा ही कुछ है। तो uxy क्या बनेगा, इसको इक्वेशन 2 में रखा था हमने, तो uxy कुछ बनेगा c2 sin py c3 e⁻px प्लस c4 e⁻−px, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लाते हैं। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, uxb इज इक्वल टू 0, uxb इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लाते हैं, अप्लाई uxb इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3 में जरा अप्लाई करिए, तो ये क्या बनता है, uxb इक्वल टू c2 sin bp c3 e⁻px c4 e⁻−px। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, y को b पुट किया है, तो c2 सेम py, y को क्या पुट कर रहे हैं b, तो bp c3 px सेम px सेम, ये x का फंक्शन है, हमें y में चेंज करना था, तो sin bp। अब 0 इक्वल टू c2 sin bp, जैसा एज यूजुअल आप करते आए हैं, c3 e⁻px प्लस c4 e⁻−px। इसको आप 0 कर नहीं सकते, इसको भी 0 कर नहीं पाते हैं, तो किसको 0 करते हैं, sin bp को। तो sin bp को अगर 0 किया जाए तो इसका मतलब sin npi, तो bp इज इक्वल टू npi, तो p की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, npi बाई b। इसको कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये p इज इक्वल टू npi बाई b वाली वैल्यू आई है, इस p की वैल्यू को उठाकर आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3, यानी जो सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करते हैं npi बाई b। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, uxy कैन बी रिटन एज c2 sin p npi बाई b इंटू y, c3 e⁻, p की वैल्यू npi अपॉन b इंटू y, प्लस c4 e⁻npi
बी इंटू वाई। ये नया सॉल्यूशन बन के आया, इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब देखिए आप फोर्थ वाले के बाद क्या करना होता है, आपको थर्ड वाली कंडीशन पे जाना होता है। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, u 0 y इज इक्वल टू 0। थर्ड वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो थर्ड वाली कंडीशन क्या है इस बार, अप्लाई u 0 y इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन है। तो u 0 y इज इक्वल टू 0 किस पर, इक्वेशन 4 पर। तो u 0 y अप्लाई करने के लिए x को क्या करना पड़ेगा, 0। तो u 0 y c2 साइन n पाई y अपॉन b, क्योंकि ये तो y के फंक्शन है इस बार, और c3 ये बेटा x था, x अगर याद आ रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या था, c3 e टू द पावर px, c4 e टू द पावर माइनस px। तो देखिए ये x के फंक्शन होंगे, क्योंकि इस बार रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये y के फंक्शन है और ये x के फंक्शन है। तो ये y और ये x के फंक्शन, p की वैल्यू n पाई बाई b पुट कर दी। अब इसके बाद आपको अप्लाई करना है u 0 y इज इक्वल टू 0 इन 4। तो c2 सेम, साइन n पाई बाई b भी सेम। तो x को 0 कर रहे हैं, तो x को 0 करने का मतलब है e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ये बनेगा c3 प्लस e टू द पावर 0 वो भी 1 बनेगा, तो ये क्या बनेगा c4। तो बेटा ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। u 0 y क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 c2 साइन n पाई y अपॉन b c3 प्लस c4 ये बनता है। इसको आप 0 कर नहीं पाएंगे, इसको भी 0 कर नहीं पाएंगे, ये 0 सॉल्यूशन बना देगा, ये भी 0 सॉल्यूशन को 0 बना देगा। केवल ऑप्शन क्या बचता है, c3 c4, क्योंकि c3 c4 के साथ में x के फंक्शन भी है, पर ये सिंपल कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको 0 कर लेते हैं। तो c3 c4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब c4 की वैल्यू हम माइनस c3 रख सकते हैं। c4 की वैल्यू माइनस c3 किस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में। तो 4 में देखिए क्या बनता है, uxy इज इक्वल टू c2 साइन n पाई y अपॉन b c3 e टू द पावर n पाई y अपॉन x अपॉन b। इस बार c4 को क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस c3 से, c3 e टू द पावर माइनस n पाई x अपॉन b। क्लियर है, ये x के फंक्शन है, ठीक है। इस बार ये किसके फंक्शन थे, x के। तो ये कुछ वैल्यू बनती है, दोनों से c3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि c4 को माइनस c3 से रिप्लेस कर दिया, तो c3 को कॉमन ले लीजिए। तो ये बनेगा c2 c3 साइन n पाई y अपॉन b e टू द पावर n पाई x अपॉन b माइनस e टू द पावर n पाई x अपॉन b। ये कुछ वैल्यू बनती है। अब जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बार बार मैं इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो अगर इसको अपॉन 2 कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला पता है आपको, साइन हाइपरबोलिक x का बनता है। तो साइन हाइपरबोलिक x लिख दीजिए। तो 2c2 c3 साइन n पाई y अपॉन b, ये 2c2 c3 सेम, ये भी सेम, और ये क्या बनता है, साइन हाइपरबोलिक क्या फंक्शन बनेगा, n पाई x अपॉन b, साइन हाइपरबोलिक n पाई x अपॉन b। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या मान लेते हैं, bn मान लेते हैं। लेट 2c2 c3 इज इक्वल टू bn। तो uxy क्या बनेगा बच्चे, uxy कुछ बनेगा आपका, uxy बनेगा इस बार bn साइन n पाई y अपॉन b साइन हाइपरबोलिक n पाई x अपॉन b। इसमें भी हम मोर जनरल सॉल्यूशन की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर मोर जनरल सॉल्यूशन, मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे, इसको समेशन bn बना के लिखते थे। मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए समेशन bn बना के लिख देते हैं। इधर देखिए uxy इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn, क्या लिखेंगे, साइन n पाई y बाई b, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है bn साइन n पाई y बाई b, और साइन हाइपरबोलिक n पाई x बाई b, और ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक n पाई x अपॉन b। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब नया सॉल्यूशन क्या है, यही एक नया सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक नया सॉल्यूशन बन के आ गया। अब इसके बाद नए सॉल्यूशन पे लास्ट वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो क्या है, u a y इज इक्वल टू y, u a y यानी x को a पुट करना है, तो वैल्यू क्या बनेगी, y बनेगी, फंक्शन ऑफ y कहते हैं उसको। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, अप्लाई फोर्थ वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई u a y
इज इक्वल टू वाई, जिसको हम फंक्शन ऑफ वाई कह रहे हैं, इन 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 पे अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू क्या बनेगी, अगर आप देख पा रहे हैं तो यू ए वाई, एक्स को ए पुट करना है, इधर से सोल्व करते हैं। यू ए वाई समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई वाई बाई बी, क्योंकि बी एन सेम रहेगा, एन पाई वाई बाई बी भी सेम रहेगा, क्योंकि एक्स को ए पुट कर रहे हैं। तो एक्स वाला फंक्शन कौन सा है, साइन हाइपरबोलिक वाला। तो साइन हाइपरबोलिक एन पाई, एक्स को ए पुट करेंगे तो बी। अब ये वाली वैल्यू जो बनती है ना, वो एक कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट बन गया, तो इसको इधर ले जाएंगे हम, क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया, क्योंकि ये वाई एक्स का फंक्शन था और एक्स की जगह हमने ए पुट कर दिया, तो ए और बाई बी का फंक्शन बन गया, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और कांस्टेंट वैल्यू को हम लेफ्ट पर लेकर जा सकते हैं। तो यू ए वाई किसके बराबर है, वाई के, तो वाई अपॉन यू ए वाई वाई होगा, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन बी। दोबारा समझिए, यू ए वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, वाई, तो यहाँ पर वाई रखेंगे हम, दैट इज वाई, और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन बी इक्वल, बचा हुआ पार्ट क्या है, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई वाई अपॉन बी। जरा इसको भी आप देख लीजिए एक बार, इसकी भी अगर आप बात करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूं, तो ये क्या है, इस बार भले ही y की टर्म्स में है, पर है तो अभी भी हाफ रेंज साइन सीरीज ही। पहले क्या लिखते थे, बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, एन पाई एक्स बाई एल, तो हाफ रेंज साइन सीरीज किस में बनती थी, x में, उसमें फंक्शन ऑफ x दिया होता था। इस बार y में बनी है तो फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, तो ये अभी भी क्या है, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। ठीक है, इन y की टर्म्स में है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि बी एन हम क्या लिखते थे, बी एन हम लिखते थे 2 बाई एल 0 टू एल एफ वाई साइन एन पाई वाई बाई एल डी वाई। एक्स में लिखते थे एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, तो इस बार मैंने डी वाई पे लिख दिया। एल की बात कर लेते हैं, एल थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, एल की बात कर लेते हैं। एल का मतलब यहाँ पर बी वाली लिमिट से है, एल का मतलब वाई की लिमिट से है। तो वाई की लिमिट अगर आप देखेंगे तो वाई की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, देखिए वाई यहाँ पर 0 था और यहाँ पर वाई क्या था, बी। तो वाई जो वेरी कर रहा है, अगर इस पर देखें आप, तो यहाँ पर जो एक्स वेरी कर रहा है वो 0 टू ए वेरी कर रहा है, 0 टू ए, और वाई जो वेरी कर रहा है वो 0 टू बी वेरी कर रहा है। ध्यान से देखिए, वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 एंड बी, और एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 एंड ए। तो एक्स की लिमिट 0 टू ए होनी चाहिए थी और वाई की लिमिट 0 टू बी होनी चाहिए थी। तो वाई की बात कर रहे हैं हम, वाई का फंक्शन है तो लिमिट क्या रहेगी, 0 टू बी। हर बार हम 0 टू ए यूज कर रहे थे, पर इस बार लिमिट क्या रहेगी, 0 टू बी। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट, आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन गलत कर लेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ वाई है तो वाई की लिमिट चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, वाई के, तो लिमिट किसकी चाहिए, वाई की। तो ये क्या बनेगा, 2 बाई बी 0 टू बी एफ वाई का मतलब इस पूरे फंक्शन से है, दिस इज एफ वाई। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन बी साइन एन पाई वाई, और एल का मतलब यहां पर किससे है, बी से, क्योंकि एल इक्वल टू बी दिया हुआ है। ठीक है, डी वाई। तो ये तो कांस्टेंट पार्ट है। अगर इसकी बात करें साइन हाइपरबोलिक की, तो ये कांस्टेंट पार्ट है, बाहर ले लीजिए। तो क्या बनेगा, बी एन इक्वल टू 2 बी साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन बी, ये कुछ वैल्यू बनती है, एंड 0 टू बी वाई साइन एन पाई वाई अपॉन बी डी वाई। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। तो इस बार वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो बी एन क्या बनेगा, 2 बाई बी साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन बी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, जैसे इसको फर्स्ट मानते हैं तो वाई सेम, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, अपॉन में एन पाई वाई अपॉन बी लिखेंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या बनेगा, बी अपॉन एन पाई। वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बनेगा, और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन मैं इधर लिख रहा हूं, इनटू कोस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन एन पाई वाई अपॉन बी, और एक बार और इंटीग्रेशन होने की वजह से एन पाई वाई बी अपन में आएगा, तो वो फिर से रिवर्स ऑर्डर में आएगा, तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, और फ्रॉम 0 टू बी ये कुछ वैल्यू बनती है, और यहां पर आप लिख सकते हैं 1।
ठीक है, माइनस साइन 1 इंटू दिस, ठीक है। अब ये वैल्यू बन के आती है। जरा इसको देखिए, इस वाले केस को देखिए, साइन वाले को। तो जैसे ही आप एन पाई बी रखेंगे, वाई को क्या रखेंगे, बी, बी अब से बी कट जाएगा तो क्या बनेगा, साइन एन पाई, और साइन एन पाई क्या होता है, 0। अब अगर आप 0 रखते हैं तो साइन क्या बनेगा, 0, साइन 0 भी क्या होता है, 0। तो ये दोनों ही केस में 0 रहेगा। दोबारा से समझ लीजिए, साइन एन पाई की बात करें तब भी 0 रहेगा, साइन 0 की बात करें तब भी 0 रहेगा। तो इसमें लिमिट पुट करने का कोई फायदा नहीं है, ये 0 ही बनाएगा। केवल इसको देख लेते हैं, जब b पुट करेंगे तो y की जगह b आ जाएगा और कुछ लिमिट बनेगी, पर 0 पुट करेंगे, जैसे ही y को 0 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो केवल b पर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, तो b पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर ले लेते हैं एक और कुछ पेज इसके आगे। तो देखिए ध्यान से, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। तो bn इज 2/b साइन हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन b, ये तो सेम ही रहेगा। इधर आ जाते हैं, b पुट करते हैं, तो b माइनस बी अपॉन एन पाई, और कॉस एन पाई वाई बी अपॉन बी, बी से बी कट जाएगा तो कोस एन पाई बनेगा। 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 इंटू दिस फंक्शन, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। अब जरा इस b से ये b कट हो जाता है, तो वैल्यू क्या बनती है, माइनस के 2b एन पाई साइन हाइपरबोलिक एन पाई a अपॉन b, ये कुछ वैल्यू बनती है, इंटू कोस एन पाई, और कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 टू द पावर n। तो ये क्या बनेगा, 2b एन पाई साइन हाइपरबोलिक एन पाई a अपॉन b, और इसको लिखेंगे -1 टू द पावर n। दिस इज bn। अब ये bn कहाँ जाना चाहिए, ये bn जाना चाहिए इस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या था, मोर जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए आप, क्या था, uxy समेशन bn साइन n पाई y बाई b साइन हाइपरबोलिक n पाई x बाई b। तो ये bn यहां पर उठाकर रख दीजिए आप। तो इन फिफ्थ, तो uxy क्या बनेगा आपका, uxy आपका बनता है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको हटा दीजिए, bn लिख रहे हैं ना, तो bn कैसे लिखा जाएगा, पहले bn लिखेंगे तो माइनस के 2b भी कांस्टेंट है, ny भी कांस्टेंट, y पाई भी कांस्टेंट है, तो बाकी बचे हुए पार्ट को समेशन पे डाल देते हैं, 1 टू इन्फिनिटी bn की वैल्यू क्या बची, n बचा, जैसे -1 टू द पावर n अपॉन n साइन हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन b। दोबारा से समझिए, इस bn को पुट कर रहे हैं, bn इक्वल टू दिस, तो 2b और पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समेशन में कौन से जाएंगे, जो n के फंक्शन है, n का फंक्शन कौन सा है, एक तो n है, एक साइन हाइपरबोलिक n पाई है, n पाई a अपॉन b, और -1 टू द पावर n, तो -1 टू द पावर n और साइन हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन b। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, साइन n पाई y अपॉन b इंटू साइन n पाई y अपॉन b। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, साइन हाइपरबोलिक n पाई x अपॉन b। इक्वेशन नंबर 7, दिस इज द solution of 1 4, या ऐसे लिखिए, if function of y is given। जब फंक्शन ऑफ y दिया हो तो तब ये सॉल्यूशन बनेगा इक्वेशन 1 का। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करके मुझे सेंड कर देंगे। क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेट का क्वेश्चन है। एन इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन यूनिफॉर्म प्लेट इज बाउंडेड बाय 2 पैरेलल एजेस एंड एन एंड एट राइट एंगल्स टू देम। ठीक है, द ब्रेथ इज पाई, यानी कि जो कोई जो चौड़ाई है वो सपोज दी हुई है पाई। ठीक है, ये लेंथ कुछ दी हुई है पाई। ठीक है, और इस पे 2 पैरेलल एजेस हैं जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और इसको आगे और बढ़ा देते हैं तो सपोज ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है और जिसकी जो 2 पैरेलल एजेस वहां पर हैं, लॉन्ग एजेस, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट यूनिफॉर्म प्लेट इज बाउंडेड बाय 2 पैरेलल एजेस, बाउंडेड बाय 2 पैरेलल एजेस एट एन एंड एट राइट एंगल। तो यहां पर देखिए एक एंड राइट एंगल बनाता है। द ब्रेथ इज पाई, तो जो उसकी जो चौड़ाई है वो पाई है।
दिस एंड इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर यू नोड। ये वाला एंड क्या रख रहा है, टेम्परेचर यू नोड रख रहा है। तो y इज इक्वल टू 0 लाइन हो गई ये अगर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट था, ये x इज इक्वल टू पाई वाला पॉइंट था, तो ये लेंथ हो जाएगी x इज इक्वल टू पाई वाली लाइन हो जाएगी, ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, u इज इक्वल टू यू नोड, u इज इक्वल टू यू नोड दिया हुआ है। बाकी क्या दिया हुआ है, एट ऑल पॉइंट्स एंड द अदर एजेस आर 0 टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी 0 टेम्परेचर है, यहाँ पर भी 0 टेम्परेचर है, और एक जो चौथे वाली एज होगी ना, वो कहीं पर कहाँ पर मिलेगी, कहीं इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगी। इसको बोल देते हैं वाई इनफाइनाइट। वो कहाँ पर मिलेगी, तो उस पर भी टेम्परेचर क्या है, u इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगी क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पर थर्ड वाली पे भी टेम्परेचर क्या है, 0। एंड द अदर एजेस आर टेम्परेचर 0। डिटरमाइन द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इन द स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो स्टडी स्टेट कौन सी कंडीशन होती है, लाप्लास इक्वेशन या स्टडी स्टेट बोल सकते हैं। वो क्या होता है, del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जैसे पहली कंडीशन लिखते हैं, u 0 है किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो पहली बाउंड्री कंडीशन होगी u 0 किस पर, x इक्वल टू 0 पर। दूसरा u 0 है x इक्वल टू पाई पर, तो u पाई इज 0। u 0 है किस पर, x इक्वल टू पाई पर। तीसरी कंडीशन u 0 है y इक्वल टू इनफाइनाइट पर। तीसरी क्या लिखेंगे, u इनफाइनाइट पर क्या है, 0। y इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या है, 0। चौथी कंडीशन क्या है, u इक्वल टू यू नॉट किस पर, y इक्वल टू 0 पर। तो u x 0 इक्वल टू यू नॉट। इसको आप फंक्शन ऑफ x मान लीजिए। कहने के लिए तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, कहने के लिए तो ये कांस्टेंट है, बट क्या है, फंक्शन ऑफ x मान लीजिए। कांस्टेंट को भी फंक्शन ऑफ x माना जा सकता है। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, u(xy) इज इक्वल टू c1 cos px c2 sin px, ठीक है, और c3 e टू द पावर py प्लस c4 e टू द पावर माइनस py। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये सॉल्यूशन आप मुझे सॉल्व करके सेंड कर देंगे। इसमें ये चारों कंडीशन लगा देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया है। लास्ट में जब यू नॉट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो bn बना लेंगे, और bn के लिए हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बनाकर उसमें यू नॉट की वैल्यू bn में पुट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये काम आपको करना होगा। ये सॉल्यूशन आप मुझे भेज देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, ठीक है। एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूरा लाप्लास खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिलेबस लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट करके आप मुझे भेज देंगे। थैंक यू।